Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Today is the lecture number 31 of forensic chemistry and you will learn about forensic botany. So hopefully कि आप लोगों को सारे लेक्चर्स समझ आ रहे होंगे और ये पूरी सीरीज़ हैं जो कि अब 3 से 4 लेक्चर्स रह गए हैं बाकी. तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट किया करें, लाइक के बटन को क्लिक किया करें, सब्सक्राइब किया करें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डेफिनेशन ऑफ forensic botany. Forensic botany is defined as the use of plants and plant parts, including as pollen, seed, leaves, flowers, fruits, and wood in the investigation of criminal cases, legal question disputes, or in non-criminal cases to ascertain cause of death or former location. फोरेंसिक बॉटनी में हम लोग प्लांट्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, यानी कि प्लांट्स के पोलन हो सकते हैं, सीड्स हो सकते हैं, लीव्स हो सकते हैं, अगर हमें कोई फ्लावर मिल जाता है, कोई फ्रूट मिल जाता है, कोई फ्रूट के रिमेन्स मिल जाते हैं ऑन टू द क्लॉथ्स ऑफ मर्डरर, या फिर जो मरा है उसके कपड़ों पे कोई इस तरह की कोई पोलन, सीड्स वगैरह या कोई भी प्लांट से रिलेटेड कोई चीज़ मिल जाती है तो हम फोरेंसिक बॉटनी में उसकी स्टडी करते हैं. ठीक है, जितने भी इससे रिलेटेड लीगल क्वेश्चंस होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, वो सब कुछ हम इसमें स्टडी करते हैं. और इसके अलावा नॉन क्रिमिनल केसेस में भी ऐसा होता है कि हमें फोरेंसिक बॉटनी की हेल्प लेनी पड़ जाए. यानी कि अगर किसी की मौत हुई है, बेशक उसका मर्डर नहीं हुआ, लेकिन हम पता लगाना चाहते हैं कि उसकी डेथ की कॉज क्या थी, उसकी लोकेशन क्या थी, कि वो किस लोकेशन पे मरा. तो हम उसका भी अंदाज़ा, अगर उसके किसी कपड़ों पर या फिर उसके जिस्म पर कोई प्लांट से रिलेटेड कोई चीज़ मिलती है तो फोरेंसिक बॉटनिस्ट जो हैं वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये इंसान इस वक्त कहाँ पे था, ये जो स्पेसिफ़िक प्लांट है, ये जो स्पेसिफ़िक प्लांट के रिमेन्स हैं, ये इसे जो इसके कपड़ों से मिले हैं, ये किस जगह पे ये स्पेसिफ़िक प्लांट ग्रो करता है, या किस मौसम में ये ग्रो करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कितनी पुराने ये प्लांट के रिमेन्स हैं. तो ये सब चीज़ों का अंदाज़ा फोरेंसिक बॉटनिस्ट लगाते हैं. फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हमारे पास पोलन है. इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ पोलन आर essentially invisible to the human eye. Human eye से ये visible नहीं हो सकते. Varieties of pollen, whether single or in combination, can be seen through use of a microscope and may characterize a specific region where a crime has been committed. यानी कि हम इसे आम आँख से तो नहीं देख सकते, हम इसे माइक्रोस्कोप की आँख से देख सकते हैं. और ये हमें पोलन जो है ये स्पेसिफिक रीजन के बारे में बताता है कि फूल कहाँ पे खिले थे, कहाँ से पोलन उड़ के आया. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, सैम्पल्स में बी टेकन फ्रॉम द नेज़ल पैसेजेस ऑफ अ विक्टिम. एक विक्टिम के नेज़ल पैसेजेस से, यानी कि नॉस्ट्रिल्स वगैरह से अगर किसी के पोलन मिला है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो है बंदा ये लास्ट टाइम कहाँ पे था, इसने कहाँ की हवा को अपने अंदर सूंघा है. क्लोथिंग पे, जो सस्पेक्ट की क्लोथिंग पे अगर मिल जाती है कोई चीज़, तो अगर वो वही सेम चीज़ जो है वो मरे हुए बंदे के कपड़ों पे मिली तो सस्पेक्ट जो है वो विक्टिम में तब्दील हो सकता है. यानी कि फिर हमें पक्का हो जाएगा कि ये सस्पेक्ट नहीं है, इसी ने क्राइम किया है. और इट मे डिटरमाइन वेदर अ पर्सन हु डाइड अनएक्सपेक्टेडली केम फ्रॉम, ये कहाँ से आया, यानी कि उसकी लोकेशन क्या है. अगर हमें कहीं और मिल जाता है वो बंदा तो इससे इस चीज़ का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है पोलन से कि ये कहाँ का है बंदा, यानी कि किस जगह पे ये रहता है वगैरह वगैरह. So next is we have leaves. A type of tree a leaf comes from isn't the limit of its usefulness. कि लीफ जो है ये किस दरख्त का है, सिर्फ इस चीज़ का ही फ़ायदा नहीं होता हमें लीफ से. In some instances, DNA analysis can establish a leaf associated with a criminal suspect comes from a specific tree at the crime scene. यानी कि क्राइम सीन पे अगर कोई लीफ मिला है सस्पेक्ट के पास से या क्रिमिनल के पास से, तो हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्राइम किस जगह पे किया गया, ये कहाँ का ट्री है, किस स्पेसिफिक प्लांट का ये लीफ है. It is of special interest that not only fresh but also dried leaves can be used in forensic biology for DNA evaluation. यानी कि हम DNA की इवैल्यूएशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ताज़ा ग्रीन लीफ हो, ड्राइड लीफ से भी हम DNA का अंदाज़ा लगा सकते हैं. Next is we have seeds. Analysis of seed can be determine the potential location where a suspect belonged.
फिर वही बात होगी कि सीड से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो सस्पेक्ट है ये कहाँ से बिलोंग करता है। Wood variety as well as wood grain and knots can also act as a fingerprint in solving the crime। जैसे फिंगरप्रिंट जो हैं काम करती हैं क्राइम को सॉल्व करने में, इस तरह वुड की चीज़ें, वुड ग्रेन्स या नॉट्स वगैरह भी फिंगरप्रिंट्स की तरह ही एक्ट कर सकते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ट्री रिंग्स फॉर फोरेंसिक पर्पसेस, यानी कि अगर वुड हमें कहीं से मिल जाती है तो उसमें जो रिंग्स होती हैं उससे उस ट्री की हाइट का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, उस ट्री की एज का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो है स्टडी ऑफ ट्री रिंग्स है, यानी कि दरख्त कितना बड़ा और उसकी कितनी रिंग्स होती हैं उसके वुड में, उसके स्टेम में। तो इस चीज़ से हम उस ट्री की हाइट का और फिर उसके इलाके का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने बड़े ट्रीज़ हमें किस इलाके में मिलते हैं। आर रिलेटेड साइंस इज़ द स्टडी ऑफ वुड रिंग्स इन कनेक्शन विद सॉइल कंटेमिनेशन। एक इस तरह की भी साइंस मौजूद है कि जिससे पता लगाया जा सकता है कि इतने वुड रिंग्स जो हैं ये इस तरह की सॉइल कंटेमिनेशन में ही हो सकते हैं। तो इस तरह से भी फोरेंसिक एनालिस्ट जो हैं ये क्राइम को सॉल्व करते हैं फोरेंसिक बॉटनी की हेल्प लेते हुए। सो होपफुली कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हाउ फोरेंसिक बॉटनी हेल्प्स अस इन सॉल्विंग अ क्राइम। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा ऑन द टॉपिक ऑफ फोरेंसिक एंटोमोलॉजी, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। Entomology is so till the next one, Allah Hafiz, take care.